हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे समरूप और सर्वसम त्रिभुज क्या होते हैं उनके बारे में। अब समरूप जिनको हम आइडेंटिकल ट्रायंगल कहते हैं, उनके क्या नियम हो सकते हैं कि जिनके आधार पर हम कह सके कि वो समरूप त्रिभुज हैं, इनके बारे में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सर्वसम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिसको हम आइडेंटिकल कहते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आइडेंटिकल है या नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले नियम आता है कि जो दो त्रिभुज हैं वो समरूप तब कहलाएंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके तीनों कोण या दो कोण समान होंगे। मतलब अगर कोई दो त्रिभुज जो छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, समरूप त्रिभुज जरूर नहीं कि एक समान जैसे हो, वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो यदि दो त्रिभुज अगर छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनके तीनों कोण आपस में बराबर हैं, मतलब ये 30 ये 30 ये 30, हालांकि 30 3 60 कितने 90 ये 90 डिग्री होगा, लेकिन अगर ये सभी 60 के हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है वो 180 होता है। तो अगर ये तीनों कोण, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ई बराबर जो कोण ए है वो बराबर कोण डी हो, कोण बी जो है वो बराबर कोण ई हो, और कोण सी जो है वो बराबर कोण एफ हो। अगर ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो चाहे ये छोटे होंगे चाहे ये बड़े होंगे, ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। साथ में इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी, क्योंकि हम जानते हैं जो कोण के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, एक निश्चित अनुपात में होती है। तो अगर तीन कोण है, तीनों के कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी जो होंगी वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अगर दो त्रिभुज, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ए बी अपॉन डीई बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर, अगर मैं कहूं ये H1 अपॉन H2 बराबर, हम कह सकते हैं इसका कुल परिमाप भी होगा तो P1 अपॉन P2। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो होती है तो कोई त्रिभुज जो होता है वो क्या कहलाता है, वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पहले वाले ने कोण के बारे में बताया है कि ये सभी नियम सभी प्रकार के जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके ऊपर ये सभी नियम लागू होते हैं। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है H1 की, मतलब ये सभी के लिए सारे नियम एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, ये भुजाओं का अनुपात है, ये ऊंचाइयों का अनुपात है, और परिमापों का अनुपात समान हो, ये P1 अपॉन P2 यहाँ पे मैंने लिखा। कुल मिलाकर ये जो बताना था ये मैंने यहीं पे लिख दिया। तो अगर इनकी तीनों ऊंचाइयों, भुजाओं और परिमापों का अनुपात समान हो तो वो समरूप त्रिभुज होंगे। परिमापों का अनुपात समान होने का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो त्रिभुज हैं, हालांकि ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे 7, एक भुजा 7 है, दूसरी 8 है, तीसरी 9 है। और अगर इससे हम तुलना करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 का ये 21 है, ये 24 है और ये 27 है। हम देखते हैं कि 7 के 21, 8 के 24 और 9 के 27 हो रहा है। अगर इस त्रिभुज का अगर हम परिमाप ज्ञात करें तो 8 7 15 और 9 24 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें 21 24 और 27, तो 24 कितना होता है, 72 होता है, क्योंकि इससे 3 कम है, इससे 3 ये ज्यादा है, तो हम तीनों को 24 मान सकते हैं। तो 24 72 होता है, तो ये हो गया 72। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 21, 8 24 और 9 27, 9 3 20, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका 3 गुना क्या है, इसकी भुजाएं हैं। तो इनका जो परिमाप होगा, परिमाप ये भी क्या होगा, आपस में अनुपातिक होंगे। मतलब ये 24 अनुपात 72 में अगर ये है तो इनको हम लिख सकते हैं 1:3, क्योंकि हम जानते हैं इसकी भुजा इसकी 3 गुनी है। ये जो ये त्रिभुज है इसकी जो भुजा है इसकी 3 गुनी है, तो मतलब इनके अंदर अनुपात जो होगा वो 1:3 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि परिमापों का अनुपात हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं, क्योंकि परिमापों का अनुपात अगर समान हो तो समान का मतलब ये इसकी जो भुजा है इसकी 3 गुनी ये भुजा है, इसका जो सभी भुजाओं की 3 गुनी इसकी भुजाएं हैं, तो इसका जो परिमाप होगा उसकी 3 गुना परिमाप ही होगा। तो अनुपात देखिए 1:3, इससे 3 गुना ये था तो 1:3 इनका परिमाप आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात और परिमापों का अनुपात समान हो तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। अब इसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात होंगे, मान लीजिए कि इसकी कुछ ऊंचाई होगी, इसकी कुछ ऊंचाई होगी, तो इनका जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। तीसरा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है।
मान लीजिए कि दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, इनकी ऊंचाई h1 और h2 है, तो इनका एक निश्चित क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल कुछ हो सकता है, इसका क्षेत्रफल कुछ हो सकता है। तो अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात समान है, एक निश्चित अनुपात में है, तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी, मतलब अगर ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज होंगे तो किसी एक भुजा का जो संगत भुजा, मतलब जैसे ये मैंने यहाँ पे आधार ले लिया तो उसका आधार, इसका एक साइड ए बी ले लिया तो इसकी एक साइड डी ई जो होगी, इसकी एक साइड ए सी ले लिया तो इसकी एक साइड डी एफ जो होगी, वो आपस में क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहा कि अगर ये BC, इसका आधार 3 है, उसका आधार ई क्या है, यहाँ पे ये 5 है, तो इनका अगर वर्ग कर दिया जाए, मतलब ये 3 तिया ये 9 होगा और ये 5 तिया क्या होगा, 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 3 और ये 5 है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं कि 9 अनुपात 25 में क्या अनुपात आएगा, तो 3 क्या 9 और ये जो होगा ये 5, 3 अनुपात 5 में ये इनका रेशो आएगा। तो ये 3 अनुपात 5 जो होगा, इनका वर्गों का जो अनुपात होगा वो भी क्या है, वो एक नियत जो होगा, एक फिक्स होगा, समान होगा। तो ये जो 3 नियम है वो मैंने आपको बताया कि जो समरूप त्रिभुज होंगे तीन क्या नियम हो सकते हैं। तो ये 3 चीजें अगर हम आइडेंटिफाई कर ले तो आइडेंटिकल जो ट्रायंगल होते हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होता है हम उनको अच्छे से पहचान सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही एक बार लिख दिया था, ये जो 3 चीजें हैं, ये भुजाएं हैं, ये इनकी ऊंचाइयों का अनुपात और इनकी ये जो आप कह रहे हैं परिमापों का अनुपात अगर समान है, तो ये भुजा ऊंचाई और परिमाप तो वो क्या कहलाएंगे, समान होंगे, तो वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, भले वो कितने बड़े या कितने छोटे हो दो त्रिभुज एक दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे मैं कहूँ कि ये समकोण त्रिभुज है, अब ये समकोण त्रिभुज है और ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 का होगा, ये 45 ये 45 का होगा, और अगर ये बड़ा होगा तो भी ये 90 का होगा, ये 45 ये 45 का होगा। तो ये मतलब होता है कि चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन उनके अगर तीनों कोण बराबर हैं तो समरूप होंगे। तो ये चीज मैंने आपको समझाना चाहा था। अब आइए शुरू करते हैं जो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं उनके बारे में। तो समरूप त्रिभुज के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। अब सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की 3 भुजाएं या 3 कोण आपस में संख्यात्मक रूप से समान हो। संख्यात्मक रूप से समान, इससे पहले हमने सिर्फ समान की बात किया था, वो अनुपातिक रूप से समान मैंने नहीं बताया हो तो वो समझ लेना कि उसको अनुपातिक रूप से समान बताया था। लेकिन यहाँ पे अगर दो त्रिभुज संख्यात्मक रूप से समान हो, उनके 3 कोण और 3 ही भुजाओं में से कोई 3 चीजें अगर संख्यात्मक रूप से समान हो तो वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज के लिए हम जो निशान लगाते हैं वो ये इस टाइप से होता है, जबकि सर्वांगसम त्रिभुज के लिए यहाँ पे 2 लाइनें हम और खींच देते हैं। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। पहला, यहाँ पे किन्हीं दो त्रिभुजों की 3 भुजाएं हो, 3 कोण समान हो, ये जो मैंने आपको बताया हो जाते हैं, तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। तो ये 3 या 4 बेस पे जो होते हैं ये सर्वांगसम हो सकते हैं। पहली, यदि तीनों की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो, समान हो। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये त्रिभुज यहाँ पे 3 4 5 का है, 3 4 5 का है, और दूसरा जो त्रिभुज है उसमें भी ये त्रिभुज क्या है, 3 4 5 का है। अब यहाँ पे देखिए जो भुजाएं हैं ABC DEF, अब यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक रूप से समान नहीं है। ये भुजा इस भुजा के समान नहीं है अनुपातिक रूप से, ये इसके समान नहीं है, ये इसके समान नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक 3 की है तो यहाँ पे भी एक 3 की भुजा है, यहाँ एक 4 है तो यहाँ पे एक 4 की भुजा है, यहाँ एक 5 है तो यहाँ पे एक 5 की भुजा है। तो ये जो त्रिभुज होंगे भले किधर से भी इनकी 3 भुजाएं अगर समान हैं संख्यात्मक रूप से, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है और उनके बीच इस प्रकार से निशान लगाया जाता है। तो ये पहला नियम था कि SSS अगर तीनों भुजाएं समान हो तो वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। यहाँ पे अनुपात नहीं देखा जाता है, यहाँ पे संख्या देखी जाती है। इसके बाद यहाँ पे SAS सास हो गया। अब सास मतलब वो सास नहीं, यहाँ पे सास मतलब साइड एंगल साइड, ये है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, और ये साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा इसको हम कहते हैं। अब दो त्रिभुज, सपोज कि यहाँ पे जो त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज 60 का है
और यहाँ पे बाकी भुजाएं ABC, और एक त्रिभुज जो है यहाँ पे, वहाँ पे ये त्रिभुज जो है इसका जो ये एंगल है ये 60 का है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये भुजा है तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा आपस में क्या होंगे, अनुपातिक रूप से समान होंगे। तो ये 60 एंगल, ये कोण हो गया यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं, और दो भुजाएं, एक ये भुजा एक ये भुजा, और इनके सामने वाली कोई एक भुजा आप ले लीजिए ABC, यहाँ पे DEF जो है। तो यहाँ एंगल A और एंगल F आपस में बराबर हैं, और इनकी भुजा DE और यहाँ पे जो भुजा BC है और कोई एक भुजा AB मान लीजिए, अगर ये आपस में बराबर हैं, कोई दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। मतलब कोई एक कोण आपस में बराबर हो, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला कोण ही हो, है ना, किधर का भी कोण हो सकता है। ये 60 का है तो ये 60 का एक कोण इसके अंदर भी है, और इसके सामने वाली भुजा ऑब्वियसली क्या होगी, आपस में इसके अनुपात रूप से बराबर होगी। तो ये और ये भुजा आपस में बराबर हो गई, और इसके बगल वाली एक भुजा और इसके बगल वाली एक भुजा ये आपस में बराबर हो गई। तो अगर कोई दो भुजाएं और कोई एक कोण भी अगर त्रिभुज के अंदर आपस में बराबर होते हैं संख्यात्मक रूप से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो त्रिभुज होंगे वो दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। इसको S का है, ये SAS का है। तीसरा आता है यहाँ पे ASA में क्या है कि यहाँ पे दो कोण और एक भुजा समान हो। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये हो गया आपका ABC, और ये जो त्रिभुज है यहाँ आप लिखते हैं DEF। ये दो कोण आपस में 45 के हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे 45 में अगर कर दें तो ये 45 के दो त्रिभुज हो गए। और एक यहाँ पे ऑब्लिक्विटी 90 का हो तो ये कोण के हिसाब से भी ये बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके 45 है तो ये 45 ये वाली भुजा और इसके सामने वाली ये वाली भुजा जो होगी, ये भुजा और ये भुजा। तो अगर हम भुजा कोण भुजा, या फिर हम थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, ये 30 का कर दें, और ये हम कर दें इसको 60 का, और इधर हम कर दें इसको 30 का, और इधर कर दें हम इसको 60 का। तो 30 के सामने वाली भुजा, तो यहाँ 30 के सामने वाली भुजा, और यहाँ 60 के सामने वाली भुजा, और यहाँ 60 के सामने वाली भुजा। तो यहाँ पे दो कोण देखिए, दो कोण आपस में बराबर हैं, और उनके सामने की एक भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि 30 के सामने वाला ये और 30 के 60 के सामने वाले ये अनुपातिक रूप से बराबर होंगे, जिसके सामने ये बराबर होंगे। अगर ये 90 का है और ये 30-60 के हैं तो ये भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, हम कह सकते हैं। तो ये वाली भुजा जो कर्ण है, 90 के आगे सामने वाली कर्ण वाली जो भुजा है, ये 60 और ये 30 के दो एंगल जो हैं ये आपस में क्या बना रहे हैं, इसको सर्वांग सम त्रिभुज बना रहे हैं। तो यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा भी आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो ASA जो आइडेंटिटी होती है, कोण भुजा कोण जो आइडेंटिटी होती है, उससे ये क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। एक लास्ट वाली कंडीशन होती है RHS। अब यहाँ पे जो RHS है वो राइट हैंड साइड वाला RHS नहीं है, यहाँ पे RHS हमने ऐसा जमाया है कि वो RHS लग रहा है। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, और इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, और इसको बोलेंगे साइड। अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई राइट एंगल होता है, कोई समकोण त्रिभुज होता है, जैसा कि मैंने यहीं पे एक बना दिया, समकोण त्रिभुज है, और उसके सामने की जो भुजा कर्ण हो गई ये, और कोई एक भुजा आपस में बराबर हैं, तो वो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो त्रिभुज होंगे वो आपस में सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। इस टाइप से यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल बना दूं तो एक हो गया समकोण, इसके अंदर भी समकोण हो गया ABC, और ये हो गया आपका DE और F हो गया। तो यहाँ पे एक समकोण है, एक कर्ण है, और कोई एक भुजा अगर इनके आपस में बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज होंगे, भले किसी भी शेप में है, कैसे भी हैं, ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग समता का ये चौथा नियम है RHS, समकोण कर्ण भुजा।
तो ये समरूप त्रिभुज और समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज के अंदर बेसिक जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो अनुपातिक रूप से अगर भुजाएं समान होती है तो वो समरूप कहलाते हैं, लेकिन अगर वो संख्यात्मक रूप से दो त्रिभुज आपस में समान हो गए तो वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं, जिनको हम कॉन्ग्रुएंट और आइडेंटिकल ट्रायंगल्स कहते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।